नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमताओं के बारे में जो है आज हम यहाँ पे डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं उन सभी एग्जाम को जो है वो नीव इंस्टीट्यूट मेनली टारगेट करता है। और यहाँ फिलहाल में जो बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का, यानी HP टेट मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट को, उन सभी बच्चों को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है। उन्हें जो है वो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को सर्च करना है। जब आप नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को सर्च करोगे तो वहां पर आपको ये ब्लू कलर का जो ये लोगो है वहां पे दिख जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जो है आपको कॉल करनी है। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको जो है वो ग्रुप में, यानी कि जो बैच है उसमें जो है वो एनरोल कर लिया जाएगा। इसके बाद बात आती है इसके कुछ बेनिफिट्स की। जो ये बैच चलाया जा रहा है HP टेट का, इसके कुछ बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको जो है वो 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा। साथ में डेली क्लासेस होंगी, यहाँ पे वीकली टेस्ट होंगे और कुछ जो है वो डाउट सेशन भी यहाँ पे रखे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है इस बैच के जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है 1999, यानी कि कम से कम 2000 रुपए में यहाँ पर जो है वो HP टेट का ये जो बैच है उसका फीस स्ट्रक्चर यानी फीस जो है वो रखी गई है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट, यानी कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो कि BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर जो है वो 20% लेस कर दिया जाएगा जो हमारा ये फीस स्ट्रक्चर है उसमें से। तो ये सारी बातें होगी हमारी बैच से रिलेटेड और साथ में उसके कुछ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में। अब आइए आज का जो हमारी क्लास है, जो मैंने आपको फर्स्ट पे बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ये कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। जो हमारी क्लास है आज की लर्निंग डिसेबिलिटी की, उसे अब हम जो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अधिगम अक्षमताओं के बारे में जो है हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, कौन कौन से टाइप की होती हैं, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, यानी कि कैसे पता लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है और ये किस वजह से होती है, रीज़न क्या क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी होने के। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं ये कोई डिजीज़ नहीं होती हैं, ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसे जो है वो दवाई देकर जो है वो ठीक कर दिया जाएगा। नहीं, ये एक टाइप की ऐसी डिसेबिलिटी होती हैं, ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिन्हें जो है वो मतलब पूरी तरह से तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ प्रिकॉशन यूज करके या फिर उस तरह का इन्वायरमेंट देके के जो है वो कुछ हद तक इन डिसेबिलिटी को यानी इन डिसऑर्डर को जो है वो ठीक किया जा सकता है। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं ये लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं इनका मतलब ये नहीं होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो डम्ब होगा, वो लेजी होगा। यानी कि ये जो डिसेबिलिटी होती हैं इनका कोई रिलेशन नहीं होता है पर्सन की इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धि के साथ ही इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ना ये मोटिवेशन के साथ हम इसे रिलेट करते हैं। ठीक है। तो फिर अगर ये इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, मोटिवेशन से संबंधित नहीं है, तो आखिरकार ये लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच अफेक्ट द ब्रेन एबिलिटी टू सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। यानी कि ये किस तरह की एक कंडीशन है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो अफेक्ट करती है आपके ब्रेन को। ठीक है।
ऐसी डिसेबिलिटी, ऐसी अक्षमताएं जो किसको जो अफेक्ट करती हैं, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को, ठीक है, किस वे में इफेक्ट करती हैं, टू सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। यानी कि पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, वो किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम को या सिचुएशन को रिसीव कर रहा है। हर एक बच्चा क्या करता है, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो जिन पर्सन को ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, वो क्या करते हैं, वो जो उनको जो प्रोसेस जो एक तरह से रिसीव करने की जो उनकी क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं आपको, तो मान लो आपने बच्चे को पढ़ाया ए, ठीक है, आपने बच्चे को पढ़ाया ए लेकिन उसने रिसीव किया वी, ठीक है, ये उसकी क्षमता है, ये उसके उसके अंदर एक डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये डिसेबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ये आपके रीडिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, ये आपके राइटिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, कि हम बता क्या रहे हैं पर्सन को और वो रिसीव किस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो वो होती हैं आपके पास लर्निंग डिसेबिलिटी। अ चाइल्ड विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी मे हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, जिनको ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, अधिगम अक्षमताएं जिनके अंदर होती है, उन्हें किन 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 चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। उनको अंडरस्टैंड करने में सबसे पहले प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्रीहेंड करने में, समझने में जो है वो क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती है, रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, मोटर एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी जो है वो किसके अंडर आ जाती हैं आपकी, ये आ जाती हैं आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी, या हम इन्हें लर्निंग डिसऑर्डर भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका लर्निंग डिसेबिलिटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, मतलब जिनके अंदर ये डिसेबिलिटी होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, वो उनके सिम्टम एक तरह से किस तरह के होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, दे मे एग्जिबिट सिम्टम ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। मतलब वो बहुत ही ज्यादा जो पर्सन होगा जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, वो किसी भी वे में वो हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब जो रीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे मैंने पहले बताया, जो रीडिंग डिसऑर्डर है, जो राइटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, मोटर एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, ये कम भी हो सकती हैं और ये ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये डिसेबिलिटी होती हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। हाइपर एक्टिव का क्या मतलब है, मतलब जितना पर्सन को एक्टिव होना चाहिए उससे ज्यादा एक्टिव, बोलते हैं ना कि जो हड़बड़ाहट में रहता है, हर टाइम बहुत ही एक्टिव रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है, ठीक है, हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहता है। इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव नेचर होता है, इम्पल्सिव नेचर यानी कि बिना सोचे समझे जो है वो आंसर कर देता है, ठीक है। सेकेंड है, दे सफर फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेस साइन ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सफर करते हैं, उनके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम होती है, यानी वो इमोशनली एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी उनके अंदर होती हैं। वो साथ में शो करते हैं एंग्जाइटी, एंग्जाइटी यानी कि आपके पास हो गया नर्वसनेस, ठीक है, नर्वसनेस जो है वो शो करना, किसी काम को लेके पहले ही डर जाना, ठीक है। ये सारी जो प्रॉब्लम किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो आ जाती हैं। दे मे हैव डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी थिंकिंग, और किस में डिसऑर्डर हो सकता है और किस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मेमोरी थिंकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, अटेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अटेंशन मतलब कि ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ पाएगा, ज्यादा देर किसी चीज को सुन नहीं पाएगा, ध्यान नहीं लगा पाएगा जो टीचर बता रहा है, ठीक है। परसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है कि परसीव किस तरह से कर रहा है, ठीक है। मोटर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये सारे जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके आगे, लर्निंग डिसेबिलिटी के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है इनके जो है वो कारण क्या क्या होते हैं, कि ये किस किस वजह से जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर। कौन सा, इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, उसकी वजह से क्या जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, या उसकी वजह से क्या लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट है यहाँ पे पुअर नरिशमेंट एंड डिफेक्टिव इन्वायरमेंट।
अगर नरिशमेंट जो है वो सही नहीं मिली होगी, जो पालन पोषण है बच्चे का अगर वो सही से नहीं हुआ होगा, डिफेक्टिव इन्वायरमेंट मिला होगा, ठीक है, तो वो भी एक क्या है, रीजन हो सकता है किसका, लर्निंग डिसेबिलिटी का, अधिगम अक्षमता का, वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से मान लो कि बच्चे का जो है वो स्टार्टिंग में उसको अच्छे से लिखना नहीं सिखाया गया, मतलब वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम बच्चे में पैदा हो सकती है। प्री मेच्योर डिलीवरी यानी कि टाइम से पहले बच्चे का बर्थ हो जाना, ठीक है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाना, उससे भी क्या है, कई तरह की जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी उनमें पाई जा सकती है। यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, पेरेंट्स का जो है वो ड्रग और एल्कोहल का यूज करना एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। लास्ट है चिल्ड्रन हु डू नॉट रिसीव प्रॉपर मेडिकल केयर एंड अटेंशन, जो पर्सन जो है जो पर्टिकुलर चाइल्ड है जिसे प्रॉपर जो है वो मेडिकल केयर नहीं मिलती है, प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता है, मतलब अच्छे से देखभाल नहीं होती है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो सफर करता है इम्पेयरमेंट ऑफ देयर सेंसेस ऑफ हियरिंग, हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम आ जाए उसे, ठीक है, किसी भी वे में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब प्रॉब्लम आ गई, जैसे हियरिंग में प्रॉब्लम आ गई, साइट में प्रॉब्लम आ गई, इन सभी चीजों में अगर प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगी, उसकी जो लर्निंग पावर है, चीजों को ग्रैस्प करने की जो उसकी क्षमता है, वो भी क्या होगी, वो भी मतलब किसी ना किसी वे में क्या होगी, उसमें भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, अफेक्ट होगी वो, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बिकम हैंडीकैप्ड इन टर्म ऑफ लर्निंग, ठीक है, और लर्निंग की टर्म में हम इसको क्या बोल सकते हैं, हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं, ठीक है, कि किसी वजह से जो है वो लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या बोल सकते हैं, हम उसको हैंडीकैप्ड इन टर्म ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे फैक्टर हो गए आपके पास इन्वायरमेंट फैक्टर, कि इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखेगा, आई थिंक ये पहले आ गया है, काउज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, किस किस वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो एक फैक्टर मैंने आपको पहले बता दिया, एक ये है जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर। कौन सा, जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर, यानी कि जीन्स के द्वारा जो आपको जो है लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी कि माता पिता के द्वारा जो आपके अंदर जीन्स गए होते हैं उनकी वजह से जो डिसेबिलिटी होती हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। हो सकता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके माता पिता जो हैं वो क्या बहुत ही हाइपर एक्टिव रहे होंगे या फिर इम्पल्सिव नेचर के रहे होंगे, ठीक है, तो वो जो जीन्स है वो क्या, वो बच्चे तक भी पहुंच जाते हैं और बच्चा भी क्या वैसे ही हाइपर एक्टिव या फिर जो है वो इम्पल्सिव नेचर शो करने लगता है, ये भी एक रीजन है, ठीक है। हेरिडिटी भी एक क्या है, रीजन है कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। नियरली 20 to 25% हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड टू हैव एटलीस्ट वन पेरेंट्स ऑफ दिस नेचर। कम से कम जो है वो 20 to 25% जो बच्चे होते हैं उनमें, उन बच्चों में कम से कम जो एक बच्चा होता है उसके पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि वो उनको, उनकी जो है ऐसी प्रॉब्लम रही हो, वो हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव नेचर के रहे हों, और तो उसकी वजह से जो है वो पर्टिकुलर पर्सन में ये जो डिसेबिलिटी है वो आई है, ठीक है, इन 20 to 25% में से, ठीक है। इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, मतलब इमोशनली एडजस्ट ना हो पाए, ये भी जेनेटिक कारण हो सकता है, आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी से रिलेटेड ये कारण हो सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन के जो चाइल्ड है कोई, उसके माता पिता जो हैं वो क्या है, इमोशनली इनबैलेंस है, मतलब वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो हो सकता है वैसे ही जो ये आपके पास चाइल्ड है उसमें भी ये क्या कमी आ गई हो, ये वाला फैक्टर उसमें भी आ गया हो, इमोशनल इनबैलेंस वाला, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग, मेमोरी एंड थिंकिंग में डिसेबिलिटी आ सकती है, डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है। स्पीच एंड लर्निंग हैव फाउंड टू रन इन फैमिली, बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये सारी जो आपकी रिलेटेड है, क्या हो सकता है फैमिली में किसी ना किसी को ऐसी प्रॉब्लम रही हो, ठीक है, और जीन्स के द्वारा क्या हो, ये आप तक जो है वो पहुंच गई हो, ठीक है। तो क्या है, जेनेटिक और हेरिडिटी भी एक फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। थर्ड हम पढ़ते हैं
फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कौन से? फिजियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि शारीरिक फैक्टर, ठीक है। मतलब शारीरिक जो आपके शरीर से रिलेटेड फैक्टर, उनकी वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। जैसे ब्रेन डैमेज काउज्ड बाय एक्सीडेंट, हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उसकी वजह से जो है वो बाद में कोई जो है वो उसके अंदर डिसेबिलिटी आ गई हो, ठीक है। तो ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी में ही काउंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा काउंट? क्योंकि उसकी वजह से भी क्या है, आपकी जो लर्निंग होगी, आपका जो अधिगम होगा, उसमें फर्क पड़ेगा, उस वो जो लर्निंग है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ब्रेन डैमेज काउज्ड बाय एक्सीडेंट, इसकी वजह से भी हो सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन बिफोर और आफ्टर बर्थ, ठीक है। हो सकता है ऑक्सीजन की कमी के कारण भी कोई लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो उत्पन्न हो जाए, है ना। रिजल्टिंग इन न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टी दैट में अफेक्ट देयर टू लर्निंग, ठीक है। मतलब ये सारी क्या है, आपकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, ठीक है। हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, उसकी वजह से जो है लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई हो, ठीक है। या फिर प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिली हो, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई हो, ठीक है। ये सारे आपके शारीरिक जो है वो फैक्टर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने वो आई थिंक जो पीछे वाला था थर्ड, ये था इन्वायरमेंट फैक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं आपके पास? एक तो होता है आपके पास जेनेटिक फैक्टर यानी आनुवंशिकता से रिलेटेड, एक होता है आपके पास इन्वायरमेंट फैक्टर जो आपके आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, उसकी वजह से क्या लर्निंग डिसेबिलिटी आती है। नेक्स्ट होता है आपके पास फिजियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि आपके पास जो शारीरिक, मतलब शारीरिक रूप से क्या शारीरिक फैक्टर जो अफेक्ट करता है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी का। हर साल जो है, मतलब एग्जाम में हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पास बनता है। यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनता है ये जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं वो कौन कौन सी टाइप की होती है, मतलब किस किस तरह से जो है वो पर्टिकुलर पर्सन, चिल्ड्रन जो है वो क्या डिसेबल हो सकता है, डिसेबिलिटी उसके अंदर आ सकती है, डिसऑर्डर उसके अंदर हो सकता है। तो फर्स्ट आती है यहाँ पे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मीनिंग क्या? डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग डिसऑर्डर। कौन सा? जब पढ़ने में प्रॉब्लम आए, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर, उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को हिंदी में भी डिसलेक्सिया ही बोलते हैं। इट इज द डिसेबिलिटी इन रीडिंग। जब पढ़ने में जो है वो प्रॉब्लम आए उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। इट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड, लेटर एंड वर्ड्स। वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब समझ नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, पढ़ेगा भी उस चीज को क्या, गलत ही पढ़ेगा। उसे नहीं समझ आएगा कि यहाँ पर जो है वो बी लिखा है या डी लिखा है, ठीक है। उसको इस चीज में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। डिफिकल्टी इन द सेंस कि हो सकता है वो बी इस तरह से लिखा हो और वो जो है वो परसीव इस तरह से कर रहा हो, ठीक है। बी डी में इस तरह 100 को वॉज पढ़ रहा हो, ठीक है। तो ये सारी कौन सी डिसेबिलिटी हैं, वो आ जाती हैं आपकी डिसलेक्सिया के अंदर। मतलब रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ना गलत, ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम होना, वो कहलाता है आपके पास डिसलेक्सिया। उसी तरह से आता है आपके पास डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो है वो कौन सी डिसेबिलिटी है? डिसेबिलिटी इन राइटिंग, लिखने में प्रॉब्लम होना, ठीक है। डिसग्राफिया में क्या होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उसमें उसकी जो राइटिंग है वो गंदी हो सकती है, या फिर जो वो लिखता हो उसमें वो स्पेसिंग ना करता हो। मतलब पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ कि क्या होगी, लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम होगी। इट अफेक्ट द लर्नर एबिलिटी टू राइट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ऑब्वियस सी बात है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। अप्रोप्रिएट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस, इट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग एंड मेंटल एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसमें वो डिफिकल्टी महसूस करेगा, उसको जो है वो डिफिकल्टी आएगी, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। समझ मतलब कॉम्प्रीहेंड करना, एक तरह से समझना। जब वो समझेगा गलत तो क्या करेगा, लिखेगा भी वो गलत ही लिखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक करेगा,
ठीक है। तो दो पढ़ी हमने यहाँ तक डिसेबिलिटी, कौन सी, एक हमने पढ़ी डिसलेक्सिया, एक हमने पढ़ी डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया आपकी रिलेटेड है रीडिंग डिसऑर्डर से, ठीक है, आपको जो है वो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। डिसग्राफिया आपकी रिलेटेड है राइटिंग डिसेबिलिटी से, ठीक है, डिसऑर्डर से, मतलब आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, आप ग्राफ से याद कर सकते हो राइटिंग वाला, ठीक है। और ये ऊपर होता है आपके पास है डिसलेक्सिया। उसी तरह से एक आता है डिसकैलकुलिया। कौन सा, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया आप कैलकुलेशन से इसको रिलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन कहाँ कहाँ होती है आपकी, कैलकुलेशन आपकी होती है मैथमेटिक में, ठीक है। तो आप इसे किससे रिलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक्स से। इट इज डिसेबिलिटी इन लर्निंग मैथमेटिक। मैथमेटिक को समझने में या एक तरह से मैथमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नंबर एंड ऑपरेशन, नंबर या ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी कि किस तरह से फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि a+b=b+a किस तरह से होगा, ठीक है। नंबर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है इधर, डिफिकल्टी इन टेलिंग अ टाइम, ठीक है, समय बताने में क्या हो सकता है, उसको डिफिकल्टी आ सकती है, उसको नहीं समझ आएगा कि जो वॉच है उसमें हम टाइम कैसे देखते हैं। नंबर में प्रॉब्लम है ना, तो वो किस में आ जाएगा आपका, डिसकैलकुलिया में। यानी कि ये डिफिकल्टी क्या होगी, ये डिसेबिलिटी क्या होगी, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी। उसी तरह से नेक्स्ट है डिसफेजिया। कौन सा, डिसफेजिया। फेजिया जैसे फोन यानी कि बोलने से, तो आप उस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो, उस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। डिसफेजिया यानी इट इज अ डिसेबिलिटी इन यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है। वर्बली हम जो बोलते हैं, जो हम अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उस चीज में उसको प्रॉब्लम होगी, बोलने में उसको प्रॉब्लम होगी। जैसे हम कोई स्पीच देते हैं, फ्लुएंटली जो है वो बात करते हैं, तो क्या होता है, हम डायरेक्ट बात करते हैं, फ्लुएंटली भी बात कर सकते हैं, हम स्पीच भी दे सकते हैं, लेकिन जो पर्सन को ये डिसेबिलिटी होगी वो क्या करेगा, उसको उस चीज में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इट इन्वॉल्व प्रॉब्लम विद वर्बल लैंग्वेज, ठीक है, स्किल्स सच एज द एबिलिटी टू रिटेल अ स्टोरी एंड अ फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। जैसे उसको अगर स्टोरी बोलने के लिए बोल दिया जाए कि आप स्टोरी सुनाओ, तो क्या होगा, उसमें बोलने में उसको जो है वो प्रॉब्लम होगी। लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है, उस चीज में उसको प्रॉब्लम होगी। तो वो पर्टिकुलर पर्सन कौन सी डिसेबिलिटी को फेस कर रहा होगा, वो कर रहा होगा डिसफेजिया को, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किससे रिलेटेड होती है आपकी, डिस्प्रैक्सिया आपकी रिलेटेड होती है मोटर स्किल से, ठीक है, मोटर स्किल से, यानी कि आपको जो है वो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उनमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी चाहे वो खेलना हो गया, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो गया, ठीक है, उन सभी चीजों में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जहां पर हम बात करते हैं अपनी फाइन मोटर स्किल की और ग्रॉस मोटर स्किल की। फाइन मोटर स्किल वो स्किल्स होती हैं जिनमें छोटी मसल का जो है वो यूज होता है, लाइक आप राइटिंग कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आपकी फिंगर का यूज हो रहा है, तो वो कौन सी मसल्स हैं, वो छोटी मसल्स हैं, और उन्हें हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। उसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे आता है, सॉरी, उसी तरह से हमारे पास आता है ग्रॉस मोटर स्किल। कौन सी, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, जिनमें आपके पास जो है वो क्या हो, बड़ी मसल्स का क्या हो, यूज हो। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, आपकी बाजू का यूज हो रहा है, आपके पाँव का यूज हो रहा है। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, आपके बाजू, आपके पाँव, आपकी लेग्स का क्या है, यूज हो रहा है, तो वो आती है आपके पास ग्रॉस मोटर स्किल। तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इट इज अ डिसेबिलिटी इन परफॉर्मेंस मोटर स्किल, दिस रेफर टू द प्रॉब्लम विद मूवमेंट, चलने में प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दे मे बी अ ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ठीक है। इस तरह से अभी तक जो हमने डिस्कस किया, डिसकैलकुलिया किया, डिसफेजिया किया और डिसप्रैक्सिया किया, ठीक है। डिसकैलकुलिया आपका रिलेटेड है किसके साथ, कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक के साथ। डिसफेजिया आपके, फेजिया फोन से रिलेट करना, अब
बोलने से यानी लैंग्वेज से क्या है रिलेट करता है। डिस्प्रैक्सिया आपका रिलेट करता है मोटर स्किल से, ठीक है। उसी तरह से एक और आता है दैट इज ADHD। कौन सा? ADHD। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डेफिसिट का मतलब कमी होना, अटेंशन की, ध्यान की कमी होना, ठीक है। ध्यान यानी कि किसी चीज कहीं पे टिक कर बैठ नहीं पाना, ठीक है। पेशेंस के साथ किसी चीज को नहीं सुन पाना, ठीक है। हाइपर एक्टिव होना, बहुत ज्यादा एक्टिव होना, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होना, ठीक है। ये डिसऑर्डर पाया जाता है किसी पर्सन में, उसे हम कहते हैं ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। प्रॉब्लम विद people with ADHD typically have trouble getting organized, staying focused, making realistic plan and thinking before acting। इन सभी चीजों में क्या होती है, उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फोकस्ड रहने में प्रॉब्लम आती है, मतलब स्टे फोकस्ड यानी कि वो फोकस नहीं रह पाते। ट्रबल गेटिंग ऑर्गेनाइज, स्टे फोकस, यहाँ पे स्टे होगा, ठीक है। स्टे फोकस, मेकिंग रियलिस्टिक प्लान, रियलिस्टिक होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से वो क्या है, प्लान नहीं कर पाते हैं किसी चीज को। एंड थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उनको प्रॉब्लम आती है किस चीज में, कि पहले ही वो क्या कर देते हैं, बिना सोचे समझे ही क्या काम को कर देते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम आती है आपकी ADHD के अंडर में। उसी तरह नेक्स्ट है आपके पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये जो ऑटिज्म वाले पर्सन होते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो क्या है, सोशली ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। प्रॉब्लम आती है उन्हें कम्युनिकेट करने में, सोशली ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी, किसी बिहेवियर को रिपीट करेंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेड पैटर्न इन बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी, ठीक है। किसी एक्टिविटी को, किसी बिहेवियर को, या फिर जो उन्हें अच्छा लगता है उस चीज को क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं, बार बार उस चीज को क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं, ठीक है, दोहराते हैं उस चीज को। तो ये पर्टिकुलर पर्सन आ जाते हैं आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले पर्सन या फिर चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ तक जो था हमारा आज का जो हमारी क्लास थी वो यहीं पे खत्म होती है। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ा, वो था लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, अधिगम अक्षमताओं के बारे में। मेनली जो आपको इसमें याद रखना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिसेबिलिटी में क्या होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है, या फिर डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, ADHD क्या होता है। ये सारी डिसेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हीं में से क्या होता है, क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जो आपका एग्जाम है, इन्हीं में से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।